गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। माजरत, आज 5 मिनट ताखिर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से 5 मिनट लेट हुआ है, लेकिन प्रोग्राम तय फॉर्मेट के मुताबिक शुरू होगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ देते हैं, अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं। और आज मार्च की 9 तारीख है और जिस तरीके से हम फॉर्मेट के मुताबिक शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे से करेंगे, आज भी शुरुआत फटाफट से करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ ही, और उसके बाद सीधा खबरों की तरफ चलेंगे। कौमी बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे और मकामी सतह पर इंतजामिया के कुछ फैसले, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आज होनी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज के दिन की 9 तारीख मार्च की है। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 9 मार्च है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात हैं, वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन यानी कि 9 मार्च 1916 में जर्मनी ने पुर्तगाल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1918 में रूसी बल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनी है। और आज ही के दिन 9 मार्च साल 1951 में मशहूर तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन साल 1961 में इंसानी डमी के साथ रूसी खलाई जहाज स्पुतनिक 9 का कामयाब तजुर्बा हुआ है। और आज ही के दिन 9 मार्च साल 1976 में जर्मनी के शहर कोलिन में केबल कार हादसे में 42 अफराद की मौत हुई है। और आज ही के दिन साल 1999 में राबड़ी देवी ने दूसरी बार बिहार के वज़ीर आला की हैसियत से खलफ लिया। और आज ही के दिन साल 1935 में एडोल्फ हिटलर ने नई फिजाई फौज बनाने का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 9 मार्च साल 2007 में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने परवेज मुशर्रफ को मुअत्तल करके घर में नजरबंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की, वहां के चीफ जस्टिस ने परवेज मुशर्रफ को मुअत्तल करके घर में नजरबंद करने के अहकाम सादिर किए हैं। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 9 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद मालूमात थी, वाक़ात थे जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए शुरुआत खबरों की करते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह की खबर के साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र एक बार फिर हुआ है और तज़किरा छिड़ा है इस बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उस मकाम पर जहां पाकिस्तान ने कई मरतबा जम्मू कश्मीर का मसला उठाया और 5 अगस्त 2019 के फैसले का भी हवाला देते हुए गैर इखलाकी, गैर आईनी इस फैसले को जरूर करार दिया। लेकिन जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया। और शुरुआत इस खबर के साथ कि यूएन के अंदर जो हलचल गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान हुई है, सबसे पहले आपको बताएं कि वजारत खारजा की जो अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान का जवाब दिया है। और जवाब उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान की तरफ से साल 2019 में 5 अगस्त के फैसले समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से और वादी कश्मीर या जम्मू के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियों का जिक्र किया था। लेकिन जवाब भारत की तरफ से दिया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट और अटल हिस्सा है और पाकिस्तान जो है इस वक्त इंसानी हुकूक की पामालियों का जिम्मेदार है। इसमें कई तरह की शिया हजारा से लेकर दीगर कम्युनिटीज के खिलाफ नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हो रहे जुल्म सितम पर भी भारत की तरफ से रोशनी डाली गई और कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त माइनॉरिटीज की जो हुकूक थे उनकी बहाली के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाने में नाकाम साबित हुआ है। और वजारत खारजा की अंडर सेक्रेटरी जगप्रीत कौर की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका भारत का अटूट हिस्सा है, ये जवाब दिया गया। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जहां पर जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान की तरफ से भी उठाया गया था, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल पूछा गया तो उस वक्त भी कहा गया। और दूसरी बड़ी बात, भारत की तरफ से जो इल्जाम आयद किया गया वो ये कि अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए मिलिटेंट को पाकिस्तान की जानिब से तरबियत दी गई, उन्हें हथियार दिया गया। और वजारत खारजा के अंडर सेक्रेटरी जगप्रीत कौर के मुताबिक, जिन्होंने सबसे पहले इस्लामी ताउन तंजीम OIC के बयान की हिंदुस्तान के हकाइक के लिहाज से गलत और गैर जरूरी हवालाजात को मुस्तरद किया और साथ ही साथ कहा कि OIC ने इस मामले पर आज के वक्त में भी जानिबदाराना और हकीकत में गलत रवैया अपनाकर अपनी साख खो दी है, जो भारत की तरफ से बयान आया है। साथ ही पाकिस्तान इंसानी हुकूक के
चैंपियन के तौर पर खुद को पेश कर रहा है, ये भारत की तरफ से कहा गया है, लेकिन इसकी आला क़यादत ने माजी में खुलेआम दहशतगर्द ग्रुप बनाने और उन्हें अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के भारत वाले हिस्से में जहां पर लड़ने के लिए तरबियत देने का भी एतराफ पाकिस्तान के कई लोगों की तरफ से किया गया, कई शख्सियात ने किया, उसका हवाला भारत की तरफ से दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी की मदद और हौसला अफजाई के लिए इसकी पॉलिसियां न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते या पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के लिए बराह रास्त जिम्मेदार हैं। जगप्रीत कौर वजारत खारजा के अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान को जवाब यूएन के अंदर दे रही थी। चंद अहम बातें जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, इंसानी हुकूक की पामालियों और लद्दाख के ताल्लुक से उन्होंने जो यूएन के अंदर जवाब में कही हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। We advise Pakistan to put its own house. Mr. President, India is exercising its right of reply in response to the statement delivered by Pakistan. We once again heard the representative of Pakistan wax eloquent on so-called human rights violations in India. At the outset, we deny these baseless allegations. Pakistan's entire focus here in the Council, both in its national capacity and as OIC coordinator on human rights and humanitarian issues, has been on preaching to the world about right and wrong, truths and untruths, and hope and despair. It is ironical that Pakistan's own institutions, legislations and policies over the course of 7 decades have denied its population and the people in the territories under its control these truths and obliterated their hope of a true democracy and of freedom, equality, tolerance and social justice. It is especially true for people in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh who have been politically repressed and persecuted. Non-discrimination remains a far cry in today's Pakistan. The state of freedom of religion or belief and the plight of its minorities are well documented by this Council's human rights mechanisms, including treaty bodies and UPR. Christians, Hindus, Sikhs, Ahmadiyas and Hazara Shias have been targeted by blasphemy laws that carry draconian penalties, including mandatory death sentence. Flying in the face of recommendations that Pakistan has received, in January 2023, its National Assembly amended the criminal law to enhance the punishment for insulting sacred personalities from imprisonment of 3 to 10 years. The state's apathy to its minorities is evident from last month's vigilante action in Nankana Sahib, where a mob stormed a police station in broad daylight and lynched a blasphemy suspect to death. Mr. President, while Pakistan masquerades as a champion of human rights, its top leadership has in the past openly acknowledged creating terrorist groups and training them to fight in Afghanistan and the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Its policies to aid and abet terrorism have been directly responsible for the violation of human rights, including the right to life of people not only in India but in our region and the whole world. Not surprisingly, it is now a victim of its own malevolent state policies of nurturing terror organizations. As it is beset with a wide range of serious human rights concerns and other crises, especially at the current juncture, we advise Pakistan to put its own house. वजारत खारजा की अंडर सेक्रेटरी जगप्रीत कौर बात कर रही थी और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के लिए उठाए गए इकदाम और पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले दावों पर भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अटूट हिस्सा अपने जवाब में एक बार फिर से यूएन के अंदर जगप्रीत कौर की तरफ से बताया गया। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको सीधा सबसे पहले अपडेट देते चलें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, मुगल रोड और बाकी सारी चीजें क्या और कैसे कहां पर आप सफर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर इस वक्त ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जो अपडेट दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही जारी है। यानी जिस तरीके से कल देर रात हमने देखा था कि ट्रैफिक के लिए शाहरा को बहाल किया गया था एक तवील मुद्दत के बाद, या वक्फे से जो पत्थर गिरने का सिलसिला या बीच बीच में देख रहे थे कि मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहरा बंद हुई थी, गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर हो रही थी। लेकिन अब कल से आज भी, यानी कल भी जब वादी कश्मीर की तरफ गाड़ियों को छोड़ा गया था, आज भी यह सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहेगा। और इस वक्त का अपडेट यह है कि नेशनल हाईवे के ऊपर आप अगर सफर करना चाह रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता जरूर करें। एक तो ये ट्रैफिक हुकाम की जानिब से हिदायत सफर करने वालों को दी गई है, दूसरा ट्रैफिक के लिए इस वक्त नेशनल हाईवे खुली है, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ड्राइवरों को अपनी अपनी लेन में चलने की हिदायत दी गई है। दाएं से बाएं या बीच में क्रॉस करने की कोशिश ना करें, जहां पर कई मर्तबा ट्रैफिक जाम या फिर सड़क हादसे भी परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो ऐसे में नेशनल हाईवे के ऊपर आप सफर जरूर कीजिएगा। इस वक्त नेशनल हाईवे ओपन है,
लेकिन अपनी अपनी लेन में दोनों तरफ से चलें ताकि सड़क हादसा से भी बचें, ट्रैफिक जाम से भी, और वक्त भी जाया एक दूसरे का ना किया जा सके। तो चलिए नाजरीन, ये थी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से खबर। अब जरा बात मुगल शाहरा की भी करते हैं, क्योंकि मुगल शाहरा जो ख़त्े पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाला जो वाहिद शाहरा है मुगल शाहरा, उस पर अभी बर्फ़ नहीं हटाई गई और माना जाता है कि बहुत जल्द उस पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू करके इससे भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। और माना जाता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जो मुगल शाहरा है वहाँ पर गाड़ियों की आमद-रफ्त को बहाल किया जाएगा। अभी तक इस हवाले से मुगल शाहरा पर जो स्नो क्लियरेंस है उसे अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इंतजामी की जानिब से मुतल्लिका महकमे हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अभी तक इंतजामी की जानिब से उन्हें इस हवाले से कोई अहकाम सादिर नहीं हुआ है कि बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। उनका मानना है कि जो ही बर्फ़ हटाने का काम के हवाले से उन्हें अहकाम सादिर किए जाएंगे तो बर्फ़ हटाने का काम शुरू करके इसे मार्च के आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। और माना जाता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में श्रीनगर जो मुगल शाहरा है उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल जो खबर है कि शाहरा को अभी तक जो बर्फ़ हटाने का काम नहीं शुरू किया गया है, लेकिन जो राजौरी पूंछ के लोग हैं उन्होंने इंतजामिया से एक बार फिर अपील की है कि मुगल शाहरा पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया जाए, ताकि जो राजौरी पूंछ अजला के लोग हैं वो वादी जा सके और इस रास्ते से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ कई जो लोग हैं वो रोज़गार उनका मुनहसर है मुगल शाहरा पर, और साथ ही साथ काफ़ी फ़ायदा मिलता है लोगों को, चाहे अस्पताल जाने के लिए, मरीज़ अस्पताल जाने के लिए उन्हें भी फ़ायदा मिलता है श्रीनगर के आने के लिए, और साथ ही साथ दीगर जितने भी फ़ायदे हैं रोज़गार के हवाले से या दीगर जितने भी हैं वो उन्हें उस फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि मुगल शाहरा पर बर्फ़ हटाने का काम शुरू करके इससे बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। तो मुगल रोड अगले महीने से खुल सकती है, इम्कानात हैं, क्योंकि पिछले साल भी अप्रैल के आसपास सड़क को खोला गया था। बर्फ़ हटाने का काम पुंछ की तरफ से शुरू हो चुका है, जबकि शोपियां वाली साइड से भी रफ्ता रफ्ता जो है वो मरहलावार तरीके से कोशिश हो रही है कि बहाली का काम मज़ीद तेज़ कर दिया जाए। और इम्कान है कि अप्रैल के वस्त में वादी कश्मीर को जम्मू सूबे के साथ या पीर पंचाल को वादी के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा को दोबारा गाड़ियों के लिए खोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू सूबे की रियासी जिले की भी करते हैं, जहां पर कार्रवाई हुई है और रियासी जिले के अंदर धोखाधड़ी के इल्जाम में ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसा है, गिरफ्तारियां भी हुई है और मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ तहकीकात भी मजीद तेज कर दी गई है कि हो सकता है कि इसके साथ मजीद लोग हों। कानकुनी के जो ठेकेदार हैं उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम है और जाली बिलों के जरिए रेत और बजरी फरोख्त की गई। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रियासी जिले में कानकुनी यानी जो माइनिंग के कई अलॉटीज थे उनके खिलाफ धोखाधड़ी के इल्जाम में न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि पुलिस बयान के मुताबिक मुलजमान जाली बिलों और रसीदों के जरिए मुबैना तौर पर रेत और बजरी फरोख्त कर रहे थे। और साथ ही साथ पुलिस तर्जुमान का यह कहना है कि ये कार्रवाई काबिल एतमाद मालूमात के बाद हुई। अरनास और दीगर इलाकों में माइनिंग ब्लॉक्स के जो अलॉटीज थे, दरिया के किनारों की जो मवाद है उसके लिए पहले से अदा किए गए जो बिल्स थे उनको दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। महोर में भी जहां पर डंपर ड्राइवरों को तामीराती मवाद फरोख्त किया जा रहा था। साथ ही महोर पुलिस स्टेशन में ताज़ीराती हिंद की मुतलका जो दफात हैं यानी IPC की मुख्तलिफ दफात उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और महोर के गंजोट इलाके में भी बताया जाता है कि एक चौकी कायम की गई जहां पर 2 डंपर और 38 जाली बिल जब्त किए गए जो मुख्तलिफ नामों से बनाए गए हैं। ब्लॉक नंबर 11 का ताल्लुक भी अरनास के विकेश कुमार से और ब्लॉक नंबर 14 का ताल्लुक रमन कुमार का और ब्लॉक नंबर 28 का ताल्लुक हिमना गांव के सुमित गुप्ता से है। और बताया जाता है कि तहकीकात के दौरान पुलिस टीमों की जानिब से कांथन, अरनास, चंका और हिमना में माइनिंग ब्लॉक्स पर छापा मारा गया और जाली बिलों को जारी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो डेस्कटॉप थे, मोबाइल फोन था, इसके साथ साथ जो स्टैंप्स वगैरह बनाई गई थी और दीगर कुछ मुजरमाना दस्तावेजात पुलिस के हाथ लगे हैं, वो सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं। यानी मोबाइल का भी सहारा लिया जा रहा था जाली बिल्स बनाने में, इसके अलावा डेस्कटॉप का भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की एक और टीम ने सेला रियासी में भी छापा मारा और कहा जा रहा कि यहां से भी सबूत के तौर पर एक प्राइवेट दफ्तर से 3 लैपटॉप और 3 प्रिंटर जब्त किए गए हैं।
साथ ही एसएसपी जो रियासी हैं अमित गुप्ता, उनकी तरफ से कहा गया है कि मामले की तहकीकात इस वक्त चल रही हैं और जो भी इसमें मजीद लोग मुलव्विस होंगे उनको भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जाली बिलों के जरिए ब्लॉक मुख्तलिफ ब्लॉक्स, जिनमें 11 ब्लॉक्स हैं, 14 ब्लॉक है, 38 बिल जो जब्त किए गए, उससे पता चलता है कि अलग अलग ब्लॉक्स में कैसे धोखाधड़ी के साथ ये काम चल रहा है। और इल्जामात जब इस वक्त पुलिस की जानिब से तय किए गए हैं तो तहकीकात भी आगे बढ़ी है और आने वाले दिनों के अंदर मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं इस सिलसिले में, क्योंकि अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनने कई बड़े खुलासे किए हैं। न सिर्फ 38 बिल बल्कि मोबाइल फोन, इसके अलावा लैपटॉप और एक प्राइवेट दफ्तर पर छापा मारा गया। यहां पर भी जो रियासी पुलिस है उसकी जानिब से कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ा मसला है और वो है मेडिकल बायो वेस्ट का। यानी वो तमाम चीजें जो जम्मू सूबा हो या कश्मीर वादी हो, मुतअद्दिद बार ऐसी शिकायत आती रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में आज के वक्त में जो बायो मेडिकल वेस्ट है उसका साइंसी एतबार से सही इस्तेमाल नहीं होता। यानी जिस तरीके से साइंटिफिकली इस फजले को जिस तरीके से खत्म किया जाना चाहिए था ताकि माहौलियात को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और साथ ही साथ बीमारियां भी या वबाई अमराज से भी लोगों को दूर रखा जा सके। लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से इसमें ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मेडिकल वेस्ट के खिलाफ लड़ाई है उसमें इंतजामिया ने एक फैसला लिया है और मॉनिटरिंग पैनल तश्कील दे दिए गए हैं सरकार की जानिब से। यूनियन टेरिटरी के अंदर बायो मेडिकल वेस्ट BMW रूल्स 2016 के नफाज की निगरानी हो, इसके लिए यूटी लेवल कमेटी अलग से और जिले सतह की कमेटियां अलग से तश्कील दे दी गई हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर काम करेंगी। साथ ही ये भी सेक्रेटरी महकमा सेहत, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बतौर चेयरमैन इस पैनल का हिस्सा होंगे। इसके मेंबरान में डायरेक्टर इकोलॉजी, माहौलियात और रिमोट सेंसिंग जम्मू कश्मीर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान, इसके नुमाइंदे, एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे से जो नीचे नहीं होगा उन्हें शामिल किया गया है, वो इसके नुमाइंदे होंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑर्डर्स आपके सामने जो सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और मेंबर जो इसके हैं सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोऑर्डिनेशन और जो नोडल एजेंसी के तौर पर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर काम करेगा। साथ ही हुक्मनामा जो जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि कमेटी अपनी मदद के लिए किसी दूसरे माहिर या एजेंसी को भी शरीक करने के लिए आजाद होगी, यानी अपने लेवल पर वो मदद ले सकती है और 2 हफ्तों के अंदर मुलाकात की जाएगी, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली तरतीब देकर रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। पहली बार इसके बाद इस महीने में यह होगा कि जिले सतह की कमेटियां भी जो हैं उसकी सरबराही मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे, यानी यूटी लेवल की कमेटियां अलग हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटियां तश्कील दी गई हैं और मेंबरान में प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इलाके के दीगर जो मारूफ मेडिकल कॉलेज हैं यहां के उन नुमाइंदों को शामिल करने की तैयारी की गई है। मुतलका SSP को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर, रीजनल ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो जिम्मेदार होंगे उनको भी इस पैनल का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड की जानिब इस ऑर्डर में जो चीजें कही गई हैं, दूसरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोऑर्डिनेशन के तौर पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेगा, नोडल एजेंसी के तौर पर भी जिम्मेदारी होगी और कमेटियां अपनी मदद के लिए किसी दूसरे माहिर या एजेंसी जो शुरुआत में हमने कहा कि शरीक करने के लिए आजाद होंगी, उनकी राय लेने के लिए उनकी तरफ से कोई माहिराना मशवरा दिया जाएगा और कमेटियां पहली बार 2 हफ्तों के अंदर न सिर्फ मुलाकात करेंगी, 15 दिन में एक बार एक इजलास होगा। साथ ही साथ सूरत हाल बेहतर अगर नहीं हो जाती तो इसकी ये भी पता किया जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो मीटिंग होगी, यानी हर 2 हफ्ते के बाद जो मुलाकात मुतलकीन की जानिब से की जाएगी उस बार रिपोर्ट तैयार होगी और कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल वेस्ट के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखा जाए और जो बायो मेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से कैसे उसको खत्म किया जाए, कैसे फजले को ठिकाने लगाया जाए, इसके लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी और जो BMW रूल्स 2016 है उसका नफाज हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी मुकम्मल तौर पर की जाएगी। यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर 2016 की जो बायो मेडिकल वेस्ट है इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी हो रही है कितनी नहीं, ये सारी चीजें तह तक देखी जाएंगी, खंगाली जाएंगी इस कमेटी की जानिब से और मॉनिटरिंग पैनल
यूटी लेवल पर अलग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग तरीके से काम करेंगे और 15 दिनों के अंदर मुलाकात के बाद रिपोर्ट्स भी सामने लाई जाएंगी, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली आला हुकाम तय करेगी और बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मजीद इस पर काम होगा, इसके लिए ये पैनल सरकार के सामने अपनी सिफारिशात रखेंगे। चलिए, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें हैं, हमारे साथ रहिएगा।